हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप एक्सेप्शन के बारे में देखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर के। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती है ग्रुप नंबर 13 में, और ग्रुप नंबर 14 में भी होती है, लेकिन ग्रुप नंबर 13 की जो एक्सेप्शन है वो बहुत मेजर रहती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द मेन कॉज ऑफ दैट एक्सेप्शन इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो इन एक्सेप्शन का जो मेन कॉज रहता है वो कौन सा है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये एक्सेप्शन आ रही है वहाँ पे। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को हम सबसे पहले देखेंगे कि होती क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इट इज़ कॉज्ड बाय द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल। क्या रहता है? हमारी एफ सबशेल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट रहता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एफ सबशेल। अब एफ सबशेल का डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि एफ सबशेल का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूज्ड होता है, बहुत डिस्पर्स्ड होता है। ओके, तो इस वजह से इसकी जो शील्डिंग होती है वो बहुत पुअर रहती है। शील्डिंग इफेक्ट को देखते हैं कि शील्डिंग होती क्या है। तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू द रिपल्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे होता क्या है? बेसिकली जो हमारे इनर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम में, ओके, वो क्या करेंगे? जो हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, जो आउटर मोस्ट हमारी शेल होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो उनको रिपेल करेंगे, जो हमारे अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है, यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम बनाई है। तो यहाँ पे ये जो हमारे इनर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। ओके, एज एस एंड पी ऑर्बिटल्स आर वेरी कॉम्पैक्ट इन शेप एंड साइज देन डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। ओके, तो जो हमारा एस और पी ऑर्बिटल है वो इन कंपेरिजन टू डी एंड एफ वो थोड़े कॉम्पैक्ट हैं अपने शेप और साइज में। इस वजह से so due to highly compact electron clouds of inner orbitals, the outermost electrons are repelled heavily by these s and p orbital electrons। अब क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इनर ऑर्बिटल्स का वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो ये क्या करते हैं? बहुत स्ट्रांगली, बहुत हैवीली ये रिपेल करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। अब रिपेल करने का मतलब है कि ये क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, अदरवाइज न्यूक्लियस क्या करता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। ओके, जिस वजह से हमारी एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। करेक्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत हैवीली रिपेल कर रहे हैं। अब रिपेल कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? एक तरह से शील्ड, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहे हैं। ओके, वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। एज वी गो डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। जैसे कि हम नीचे की तरफ को जाते हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि हम डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज हमारा क्या हो जाता है? एलिमेंट्स का इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। और हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज करता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी हमारे डी और एफ ऑर्बिटल्स की। एंड डी एंड एफ ऑर्बिटल कांट रिपेल आउटर इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिवली। अब वो हमें पता है कि डी और एफ ऑर्बिटल क्यों नहीं रिपेल करते आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिवली, क्योंकि इनका क्या रहता है? डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर रहता है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, इनका डिफ्यूज स्ट्रक्चर रहता है। इस वजह से इनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है वो बहुत ही कम रहती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। और डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे? वो नहीं रिपेल कर पाएंगे अब आउटर इलेक्ट्रॉन्स को। उनका स्ट्रक्चर डिफ्यूज्ड है तो वो उतना अच्छे से, उतना हैवीली वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं कर पाएंगे। ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम रहेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब
है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स चाहे हमारे इस तरह से होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में बहुत स्ट्रॉन्गली हैवीली रिपेल करेंगे। अब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा, उसमें वो पहले से ही इतना डिस्पर्स स्ट्रक्चर है, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन भी बहुत दूर दूर होंगे, तो वो उतना स्ट्रॉन्गली रिपेल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अटोमिक साइज डिक्रीजेस, अटोमिक रेडियस डिक्रीजेस एंड हेंस आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। अब इस वजह से क्या हो जाता है, अब क्योंकि ये तो रिपेल कर नहीं पा रहे आउटर शेल को, तो अब क्या होगा, अब जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो इनको अपनी तरफ खींचेगा। न्यूक्लियस जो है, अंदर जो हमारे प्रोटॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। ओके, तो इस वजह से हमारा एटॉमिक साइज भी डिक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज हो जाएगी, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो आपको शील्डिंग इफेक्ट का पता चल गया कि अब हमारे जो डी और एफ ऑर्बिटल हैं उनकी पुअर शील्डिंग रहती है, उनके डिस्पर्स्ड और डिफ्यूज स्ट्रक्चर की वजह से उनकी पुअर शील्डिंग रहती है। अब उनके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम होती है, इस वजह से वो उतना हैवीली रिपेल नहीं कर पाते हैं आउटर मोस्ट शेल को। इस वजह से एटॉमिक रेडियस हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जो हमारा प्रोटॉन है वो उनको अपनी तरफ खींच लेगा। ओके, तो यहाँ पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या रहता है, हमारा 3D 4D 5D सीरीज होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, स्कैंडियम होता है हमारा, टाइटेनियम, वैनेडियम। मैंने आपको इनको लर्न करने के लिए एक वीडियो बनाई है, डी ब्लॉक एलिमेंट को आप इजीली लर्न कर सकते हो, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी और एटॉमिक नंबर भी। यहाँ पे इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, लैंथेनियम, हाफेनियम। ओके, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब यहाँ पे क्या होता है, स्कैंडियम और इट्रियम और लैंथेनियम, इनकी जो, अब हमें पता है कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाने से हमारा एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि बहुत इजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। तो अब वो तो ट्रेंड यहाँ पे सेम रहा, तो स्कैंडियम, फिर आएगा हमारा इट्रियम, फिर आएगा हमारा लैंथेनियम। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो हमारा इस तरह से सेम रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं टाइटेनियम, जिरकोनियम, तो जिरकोनियम और हाफेनियम में क्या होता है, टाइटेनियम और जिरकोनियम का साइज़ तो बढ़ता है, लेकिन जिरकोनियम और हाफेनियम का साइज़ नियरली इक्वल रहता है। टाइटेनियम का इस तरह से इंक्रीज़ करेगा एटॉमिक साइज़, लेकिन इनका क्या रहेगा, नियरली इक्वल टू ईच अदर। और उसी तरह से यहाँ पे भी होता है नायोबियम में, यहाँ पे क्या होगा, वेनेडियम का इंक्रीज़ करेगा और इन दोनों का क्या रहेगा, नियरली इक्वल रहेगा। अब इनका नियरली इक्वल क्यों होता है, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे 57 के बाद हमारा डायरेक्ट कौन आ रहा है, 72 एटॉमिक नंबर आ रहा है। ओके, तो 58 to 71 हमारी लैंथेनाइड सीरीज होती है, जिसमें कि हमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली। और हमें पता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि क्या होता है, एफ सब शेल की पुअर शील्डिंग रहती है। अब लैंथेनाइड सीरीज में हमारी एफ सब शेल एडअप हो जाती है। ओके, एफ सब शेल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। एफ सब शेल की पुअर शील्डिंग रहेगी, पुअर शील्डिंग होने की वजह से हमारा जो प्रोटॉन है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आउटर मोस्ट शेल को। अब उसने आउटर मोस्ट शेल को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे हमारा अगर पॉजिटिव चार्ज है, उसने आउटर मोस्ट शेल को ही अपनी तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर लिया, तो साइज तो श्रिंक हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। तो श्रिंक होने की वजह से इनका जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से जिरकोनियम और इसमें कोई उतना ज़्यादा चेंज नहीं आया इनके एटॉमिक साइज को लेकर के। ओके, तो इनका नियरली इक्वल रहेगा। और अगर हम बात करें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की, तो वो हमें देखने को मिलती है गैलियम में। ग्रुप 13 में गैलियम में हमें ये कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। तो गैलियम का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है 31। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो रहेगी आर्गन 3d10 4s2 4p1। ओके, तो ध्यान से आप देखिएगा। तो 3D सीरीज़ में एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती है
इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है। ये अलग टॉपिक है, पहले आप इसको देखिए कि 3D सीरीज में एक हमें एक्सेप्शन देखने को मिलती है कि यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है लेफ़्ट टू राइट, जबकि हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस जो है जब हम अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं तो वो डिक्रीज़ करती है। वो क्यों? क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और हमारा एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। जबकि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये क्या हुई, एक एक्सेप्शन हुई। तो यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मैंने आपको एक ट्रिक बताया है लर्न करने का, साइंटिस्ट टीच वी क्रिएटिव मीन्स फेयर कम्स नाइसली कट जी। ओके, तो यहाँ पे क्या रहता है, हमारा स्कैंडियम टू क्रोमियम, यहाँ पे ये ट्रेंड फॉलो करते हैं। जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, एटॉमिक रेडियस यहाँ पे डिक्रीज़ होगा, ये ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं एज पर द ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, मैग्नीज टू कोबाल्ट, मैग्नीज टू कोबाल्ट एज नाउ द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स पेयरिंग इन डी सेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, हमारा यहाँ पे ये जो हमारा क्रोमियम है इसका एटॉमिक नंबर क्या रहता है, हमारा क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है 3D5 4s1। ओके, तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे भी हमारा 3D5 4s2 रहेगा, फिर 3D6 4s2 होगा। तो यहाँ पे क्या कर जाता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल में पेयर करना स्टार्ट कर जाते हैं। पहले तो सिंगल इलेक्ट्रॉन था, पहले ये हाफ फिल्ड था, अब धीरे धीरे उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो रहे हैं हमारे डी सब शेल में। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, फिलअप होना स्टार्ट होंगे। ये हमारी क्या है, डी सब शेल है 1 2 4 5। तो इस तरह से पहले ये हाफ फिल्ड था, अब यहाँ पे पेयरिंग होना शुरू होगी। तो ये जो पेयरिंग है इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगी। दस रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, दिस फोर्स इज इक्वल टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, साइज रिमेन सेम। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से डी सब शेल में, वो इक्वल हो जाती है विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो इस वजह से हमारा एटॉमिक रेडियस कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो हमारी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो इक्वल हो जाएगी टू द न्यूक्लियर चार्ज। इस वजह से हमारा जो साइज है एटम का वो सेम रहेगा, साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। होना क्या चाहिए था, वो डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे जैसा चल रहा था वैसा ही सेम है। तो और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे निकल टू जिंक हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे कॉपर में आपको पता है कि 3D10 हो जाता है, तो अब हमारा फुली फिल्ड हो गया है वो। अब फुली फिल्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज्ड, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। अब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आप समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का मतलब है कि वो क्या करेंगे, वो अब धक्का देंगे, हमारी जो शेल होगी उसको वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे बाहर की तरफ को। रिपेल करने की वजह से हमारा एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा और साइज भी इंक्रीज कर जाएगा। इस वजह से इनका जो साइज है वो इंक्रीज होता है डिक्रीज होने के बजाय, वैसे वो डिक्रीज होना चाहिए था। इस वजह से एटॉमिक जो रेडियस है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से। जो हमारा एटॉमिक साइज है वो भी बढ़ जाएगा और एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगी। जबकि यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ें इक्वल हो गई थी, तो ना इन्होंने एटॉमिक रेडियस को बढ़ने दिया ना इन्होंने न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ने दिया, तो इस वजह से यहाँ पे जो साइज था वो सेम ही रहा। ओके, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ग्रेटर हो गई दैन द न्यूक्लियर चार्ज, इस वजह से यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज कर गया डिक्रीज होने के बजाय। तो ये थी हमारी एक्सेप्शन।
यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रुप 13 में क्या है। ग्रुप 13 में हमारा ये इस तरह से है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो थैलियम हमारा शो करता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका जो एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है 81। इट मीन्स ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद आ रहा है, इस वजह से इसमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। जो हमारा गैलियम है वो करता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन शो। अब हमने एक एक्सेप्शन हमने देख ली 3D सीरीज की कि क्या होता है यहाँ पे। तो गैलियम का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें ध्यान से, ये है गैलियम का एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे ये जो हमारा गैलियम है इसकी 3D जो सबशेल है वो क्या करेगी, पुअर शील्डिंग इफेक्ट को शो करेगी इन द सेम वे जिस तरह से हमारा एफ सबशेल ने शो किया था, जिस वजह से लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुई थी। अब क्योंकि गैलियम जो है वो हमारा ट्रांजिशन सीरीज से है, ट्रांजिशन एलिमेंट हम इसे कहते हैं, तो इस वजह से जब ये कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा तो हम उसको कहेंगे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पे हमारा 4s और p सबशेल जो हैं ये कॉम्पैक्ट हैं, इनका स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता है। अब d की पुअर शील्डिंग है, मतलब कि ये उनको अच्छे से रिपेल नहीं कर पाएगा, और एस और पी सबशेल कॉम्पैक्ट होने की वजह से ये क्या करेंगी, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा रहेगी और इनको हमारा न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी ड्यू टू दी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी सबशेल। क्योंकि हमने अभी देखा एक्सेप्शन केस में कि हमारा जो जिंक है उसका एटॉमिक नंबर 30 है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जो कि डी ऑर्बिटल में हो रही थी उनके खुद के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जिस वजह से उसका एटॉमिक साइज़ बढ़ गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इसके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से और sp ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से कंट्रैक्शन हो गई, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर गया। जबकि हमें पता है कि ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तब हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे इसका साइज क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका एटॉमिक साइज डिक्रीज हो गया। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से अब यहाँ पे जो ट्रेंड होगा आयनाइजेशन एनर्जी का वो किस तरह से होगा, बोरोन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। वैसे जनरली अगर हम देखते तो हमने लिखना था सिंपली बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थैलियम का बहुत छोटा स्ट्रक्चर हो गया, बहुत छोटा स्ट्रक्चर हो गया, तो इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। एटॉमिक रेडियस इसकी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो अगर हम एटॉमिक रेडियस को देखें तो सबसे कम बोरोन की, फिर थैलियम की, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर इंडियम की। ओके, तो ये था। और ग्रुप नंबर अगर हम 14 को देखें तो 14 में क्या हो जाता है, लेड होता है हमारा। इसमें लेड में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है, इस वजह से लेड टिन की जगह ले लेता है और टिन लेड की का। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो लैंथेनाइड और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय।